नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यशवंत सिन्हा जी। उनके अमर्यादित जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, वो मुझे नहीं लगता कि कोई सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां इस स्टेज पर जाकर, जिस दिन वोटिंग पड़ रही हो और देश के सर्वोच्च पद के लिए वोटिंग पड़ रही हो, महामहिम राज्यपाल का चुनाव हो रहा हो, वो भी दूसरी तरफ से एक महिला कैंडिडेट हो, ऐसी महिला कैंडिडेट जो आदिवासी समुदाय से आती है, आदिवासी वनवासी समुदाय से आने वाली महिला जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के अलावा कुछ न किया हो, जिसके परिवार के साथ प्राकृतिक त्रासदी हुई हो, उसके पश्चात भी वो महिला एक रिमोट एरिया में, मतलब उड़ीसा और उड़ीसा के भी एक एक्सट्रीम देहात में पैदा होने के बाद रूरल एरिया में, जहाँ पर सड़कें ना हो, जहाँ व्यवस्थाएं ना हो, जहाँ बिजली ना हो, जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो, ऐसे स्थान पर जन्म लेने के बाद वो पढ़ती है, पढ़कर अपना काम शुरू करती है, फिर वो धीरे से अध्यापिका का काम शुरू करती है, फिर चुनाव लड़ना शुरू करती है, सभासद बनती हैं, फिर वो एमएलए बनती हैं। और मोदी जी की जब केंद्र में सरकार बनी तो देश में ऐसे कई महामहिम राज्यपाल चुने गए जो एससी समुदाय से थे, एसटी समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय से भी थे, जैसे मैं कहूँ केरला के राज्यपाल, और ऐसे बहुत सारे राज्यपाल देश भर में जिनके अंदर कुछ टैलेंट था, उनको सबको अवसर दिया गया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने एक अच्छी पारी करी हो, उसके बाद केंद्र की एनडीए शासित जो सरकार है, यानी कि मोदी जी के नेतृत्व में जिनका नाम फाइनल किया गया हो, और फाइनल क्या, कैंडिडेट के रूप में फाइनल करना। और कैंडिडेट के रूप में कैसे फाइनल करना, भाई द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रयास किया होगा, सरकार से कहा होगा, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए से कहा होगा, अपनी बात रखने के पश्चात उनको उनके कैंडिडेचर को स्वीकार किया गया होगा। कैंडिडेट होना, जैसे मैं वोटर हूँ, मैं किसी को वोट देता हूँ, अब मेरा वोट किसको जाता है, क्या जाता है, अलग बात है, लेकिन जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है वोट उसी को जाता है। अगर आप आरोप लगाते हैं, किसी भी प्रकार का आरोप लगाते हैं कि इसमें ये कुछ ऐसा किया, वो किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये टिप्पणियां उस महिला के खिलाफ ही जाती हैं जो चुनाव में खड़ी हुई हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ ही ये टिप्पणियां जाती हैं। अब देश भर में हुआ क्यों और क्यों उन्होंने ये टिप्पणी ऐसी की? हुआ ये कि गोवा में, अब आप जान रहे हैं कांग्रेस में गोवा में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, उनके बहुत सारे एमएलए टूटाफाटी चल रही है। गोवा में लगभग सभी का वोट ऐसा सुनवाई में आया कि गोवा में सभी का वोट द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आ गया। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसमें से शिवपाल सिंह यादव ने एक कठोर टिप्पणी कर दी और ये कहा कि उनके नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को जिसने आईएसआई का एजेंट कहा हो, उस व्यक्ति को हम वोट नहीं दे सकते, यानी कि वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि यशवंत सिन्हा जिस समय वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक कठोर टिप्पणी कर दी थी, एक गंदी टिप्पणी कर दी थी, ऐसा उनका कहना था। इसलिए अखिलेश यादव बार बार पाला पलट सकते हैं, अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नेताजी के आधार पर खड़ा हुआ हूं, इसलिए नेताजी को नहीं भूल सकता और नेताजी की जिसने बेइज्जती की हो उसको वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को वोट दे रहा हूं। उन्होंने अपनी बात जस्टिफाई की। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद मोक्कुम, उन्होंने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया। उस सार्वजनिक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैं सॉरी टू से कि कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य हूं, लेकिन मैं वोट द्रौपदी मुर्मू को दे रहा हूं। मेरा दिल अपनी भूमि के लिए धड़क रहा है, मैं उड़ीसा से आता हूं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू चूँकि उड़ीसा की कैंडिडेट हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, इसलिए मैं उड़ीसा के नाम पर उनको वोट दे रहा हूँ, पार्टी विप को नहीं। कांग्रेस के असम के 20 एमएलए कम से कम, एआईयूडीएफ ने ये घोषणा की है कि 20 कांग्रेस के एमएलएओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभी अनिल देशमुख, नवाब मलिक जो महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, दूसरे मिनिस्टर हुआ करते थे, वो जेल में हैं, अगल बगल ही रह रहे होंगे, उनका वोट पड़ नहीं पाया। शिवसेना की मजबूरी हो गई क्योंकि शिवसेना के दोनों ग्रुप द्रौपदी मुर्मू के लिए एग्री हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप जो बीजेपी से अपने आप को अलग रखे हुए था, उसके
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास कुछ बचे थे, उन्होंने सीधी घोषणा की और उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वोट द्रौपदी मुर्मू को देना चाहिए। इसके पीछे दलगत राजनीति से उठकर काम करना चाहिए। एक और जो बड़ा काम हुआ वो हुआ मायावती। मायावती ने कहा, देखिए एक महिला है, पिछड़े समुदाय से आती हैं और सभी को कॉन्शियस मस्तिष्क इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी महिला जो इस समुदाय से आती हो उसका वोट सबको देना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि सभी विवेकशील हैं, देश में सब लोग जानकार हैं और सभी जितने भी वोटर हैं वो वोटर सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए उनको अपनी मत बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही मत करना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो देश के लिए मील का पत्थर साबित होंगी, उनके लिए वोट करना चाहिए। उन्होंने सभी को सजेशन दिया। अब सवाल यहाँ पर आया कि यशवंत सिन्हा तो हम सब जान ही रहे हैं कि यशवंत सिन्हा एक आईएएस ऑफिसर थे। 1960 से लेकर 1984 तक वो आईएएस रहे। 84 में वो जनता पार्टी में आ गए, जनता पार्टी से वो राजनीति करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उसमें उनको बड़ा मंत्रालय दिया गया। ये भी कहा गया कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो हिंदुस्तान की जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी और उसके लिए वाजपेयी सरकार बहुत प्रयासरत थी, एफडीआई लेकर आ रही थी, उनकी यशवंत सिन्हा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, उसका परिणाम निकला कि देश भर में वाजपेयी सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया और वाजपेयी सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यशवंत सिन्हा जो कि उस कैटेगरी के व्यक्ति हैं कि वो ये मानकर चलते हैं कि वो डिक्टेटर टाइप के हैं क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। मैं आईएएस ऑफिसर का क्रिटिसाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि एक पॉलिटिशियन अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत दूर की होती है। बाकी अधिकारियों का क्या रहता है, एक सीमित दायरा रहता है। यही कारण है कि बहुत सारे देशों में जो अध्यापक हैं, प्राइमरी के छोटे क्लासेस के अध्यापक हैं, उनको चुनाव लड़ने से बैन किया गया है। बहुत सारे देशों में जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स रहते हैं उनको भी चुनाव से बैन किया गया। उसका कारण वो बताते हैं कि वो डिक्टेटरशिप पर, पॉलिसी पर चलने वाले लोग होते हैं, वो फॉलोवर अच्छे होते हैं, सरकार की पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अच्छा जानते हैं और पॉलिसी बनाने के पीछे जो दूरदृष्टि होती है, जो एक खाका होता है, देश की जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनसे थोड़ा दूर होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा मानना यह है कि सभी जगह सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जो समाज के बीच में काम करता है उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ एरिस्टोक्रेट होते भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर जाकर काम करते हैं। यशवंत सिन्हा का जो माहौल बना वो ये बना कि यशवंत सिन्हा की वजह से वाजपेयी सरकार बहुत बड़े समस्या में आई और सरकार जाने का मुख्य कारण उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसियां ऐसी थीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ ही जा रही थीं और बहुत बड़े समुदाय के खिलाफ जा रही थी, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी का कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसाइजेशन हुआ। उन सब के पीछे जिम्मेदार अगर कोई था तो यशवंत सिन्हा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यशवंत सिन्हा लगातार पार्टियां बदलते रहे, ये पार्टी वो पार्टी, उनकी जो भूख 84 वर्ष की आयु के बाद भी उनकी मंत्री बनने की भूख, सत्ता में रहने की भूख। अब आप सोच लीजिए कि जब सरकार ने ये तय कर लिया या भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया हम 70 के ऊपर वाले रेयर कैंडिडेटों को लड़ाएंगे, 70 के ऊपर वालों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उनको 70 के ऊपर का एक क्राइटेरिया बना दिया, उसके ऊपर 75 के ऊपर का क्राइटेरिया बना दिया। तो जिस समय 2014 का चुनाव हुआ वो दोनों क्राइटेरिया से बाहर हो गए थे। वो उनके बेटे को स्थान दिया गया, अच्छे वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए और अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन यशवंत सिन्हा की महत्वाकांक्षाओं की वजह से उनके बेटे का भी करियर कहीं ना कहीं चौपट हो गया और ये टीएमसी चले गए और टीएमसी में जाकर ममता बनर्जी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फिर मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचकों के बीच में ये निकल कर आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जानते थे, उनके साथ काम कर चुके थे, लेकिन महत्वाकांक्षावश मोदी विरोध देश विरोध में बदलता चला गया। अब द्रौपदी मुर्मू की हम सब ने सौम्यता देखी होगी, उनका व्यवहार देखा होगा, उनके विषय में जानने की कोशिश की होगी, उनकी शालीनता देखी होगी। उस सब के बावजूद उनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा देना और ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग, इस जो चुनाव है इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। आप सोचो कि द्रौपदी मुर्मू
के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा देना। एक महिला जो आदिवासी समाज से आती है उसके पास कहाँ से पैसे आए होंगे? और जो कैंडिडेट बनाया गया, मैं मानता हूँ एनडीए ने उनको कैंडिडेट बनाया है या एनडीए उनको सपोर्ट कर रही है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि यशवंत सिन्हा जम्मू कश्मीर चले गए, जम्मू कश्मीर में जाते ही उन्होंने 370 पर बयान दे दिया, वो रिस्टोर करेंगे, वहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे, वहाँ फंडामेंटल राइट बहाल करेंगे, दुनिया भर की बातें कर डालेंगे। इसके अलावा वो अपोजिशंस के जिस खेमे में गए सबके मन की बात की, और ये बात करते समय वो देश विरोध से भी पीछे नहीं हटे। आर्टिकल 370 को रीस्टोर करने की बात करना या उसके विषय में सोचना भी आज की तारीख में देश विरोध माना जाना चाहिए। तो ऐसा सोचना, जम्मू कश्मीर में जाकर इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा अपने आप को ये सोच बैठे हैं जैसे वो कभी आईएएस ऑफिसर रहे होंगे और अपने मनमानी करते रहे होंगे, वैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। अब राष्ट्रपति के जब पावर्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 72, 73, 74, 75 यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो कहते हैं कि मैं फंडामेंटल राइट लोगों को सिक्योर करूंगा, देश में जो फ्रिक्शन चल रहा है उस फ्रिक्शन को रिस्टोर करूंगा। वो कहते हैं कि मैं लोगों के जेबों में आमदनियां बढ़ाऊंगा और मैं ये करूंगा, जैसे जनरल पब्लिक का चुनाव हो और उस जनरल पब्लिक के चुनाव में ये पॉलिसी मेकर बनने जा रहे हों। राष्ट्रपति भारत की गरिमा का सवाल है। राष्ट्रपति की पोस्ट में राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, ये जग जाहिर है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो ये सब कुछ करेंगे और मोदी सरकार को रास्ता दिखाएंगे और ये कह देंगे कि मोदी सरकार मेरे अनुसार चले। यानी कि राष्ट्रपति बनने के अगर बन जाते धोखे से भी तो कितने बुरे राष्ट्रपति बनते, ये भी सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि ये तो केजरीवाल के भाई होते, ये तो काम ही नहीं करने देते। जैसे ममता बनर्जी संविधान की खिल्लियां उड़ाते हुए वहां राज्यपाल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करती हैं, वैसे ही ये सरकार के खिलाफ दुनिया भर की पंचायत करते और फिर इनके खिलाफ महाभियोग सरकार को लाना पड़ता और महाभियोग लाकर इनको हटाना पड़ता। महाभियोग लाकर इनको हटाने की बात जब आती तो आप सोच कर देखिए कि समस्याएं कितनी देश में आती और कितना सब कुछ बवाल होता। ऐसी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग हो गई है देश में, और क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इनके फेवर में हो गई। तो आपके सोचने की जो बात है वो साफ साफ ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपने जो अमर्यादित टिप्पणियां की, और वो इतनी मर्यादित पोस्ट पर अगर आप ये कहते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगी या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है इसमें, तभी ये क्रॉस वोटिंग हो गई है, तभी हमारा वोट उनकी तरफ खिंच रहा है, सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को के पीछे पड़ा जा रहा, ये सरकार पीछे पड़कर ये क्रॉस वोटिंग करवा रही है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए नहीं हो सकती। आपने सबने बहुत लंबे समय से चुनाव देखे होंगे प्रेसिडेंट के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं देते। लेकिन यशवंत सिन्हा, आप सोच लीजिए कि जब अभी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी खींच निकाल रहे हैं, तो आगे भविष्य में वो क्या करते, वो देश के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। वो मर्यादित व्यक्ति अगर वो प्रेसिडेंट हो जाएं और प्रेसिडेंट होते हुए उनकी विदेश यात्रा लगाई जाए तो वहाँ जाकर वो राहुल गांधी की तरह स्टेटमेंट दे देंगे, देश में चल रही सरकार के विरुद्ध चले जाएंगे। देश में राष्ट्रपति बैठते हैं तो वो पार्लियामेंट का जो उनका पहला बयान होता है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही पास होकर जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बयान आपका नहीं हो सकता, मैं तो सेपरेट बयान दूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मैं सुपर डिक्टेटर हूँ जैसे राजा लोग होते हैं। क्या उनको राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को माफ़ नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भारत में ऐसे यशवंत सिन्हा जैसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जिस प्रकार की मानसिकता का होता है वो उस प्रकार के सपोर्ट को भी कहीं न कहीं सपोर्ट करता ही है, इसलिए उनको सपोर्टर भी मिल जाएंगे। हालांकि 5.5 लाख के लगभग वोट चाहिए, 5.5 लाख वोटों में से 5.5 लाख वोट चाहिए, जबकि द्रौपदी मुर्मू के पास लगभग 6.25 लाख वोटों का एक बड़ा खजाना है। इसलिए ये माना जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू को अच्छे वोटों से यहाँ जीतना निश्चित है
और वो राष्ट्रपति बन ही जाएंगी। हालांकि 2 दिन शेष रह गए हैं। 21 तारीख को वोट खुलेगा। आज के दिन वोटिंग पार्लियामेंट में हुई है, आज के दिन वोटिंग विधानसभाओं में हुई है और वो सारी वोटिंग की जो पेटियां हैं वो सब दिल्ली लाई जाएंगी। उसके बाद उसकी काउंटिंग शुरू होगी। 21 तारीख को फाइनल होगा। 24 तारीख तक राष्ट्रपति के पद पर किसी दूसरे को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।